हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं जोग्टा अकेडमी की जीएस वाली जो बुक है उसको हम लाइन बाय लाइन कवर कर रहे हैं। इसमें हमने हिमाचल प्रदेश की जो ज्योग्राफी है उसको कवर कर लिया है और देन उसके बाद हमने हिमाचल प्रदेश का जो इतिहास रहा, जैसे प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, ये भी हमने कवर कर लिया है। इसी के साथ जो डिस्ट्रिक्ट हिस्ट्री होती है उनमें से हमने कौन कौन डिस्ट्रिक्ट कवर कर लिए है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हमने बिलासपुर को कवर कर लिया है, पढ़ लिया है। चंबा को लाइन बाय लाइन कवर कर लिया है। हमीरपुर को हमने पढ़ लिया है। कांगड़ा, कुल्लू और किन्नौर को हमने कवर कर लिया है। साथ में हमने मंडी डिस्ट्रिक्ट और लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट को भी देख लिया है। ठीक है, तो हमने 8 डिस्ट्रिक्ट कवर कर लिए। आज हमारा 9th नंबर का डिस्ट्रिक्ट है शिमला डिस्ट्रिक्ट। इसके बारे हम देखेंगे। शिमला डिस्ट्रिक्ट काफ़ी बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, तो इसमें काफ़ी फैक्ट्स बनते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ दृष्टि से, तो इसको हम कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के सेशन को, और इसी तरह से हम इस बुक को पूरा कंप्लीट करेंगे। और देन यदि बात की जाए इसके एमसीक्यू हम जैसे ही इसके टॉपिक कवर हो जाएंगे लाइन बाय लाइन, उसके बाद हम इसके एमसीक्यू प्लस और भी इसमें एमसीक्यू बनाए जाएंगे, जैसे कि पर डिस्ट्रिक्ट बनाए जाएंगे, भूगोल के ऊपर अलग से और एमसीक्यू बनाए जाएंगे। ठीक है, तो उनको हम पूरा एक्सप्लेन के साथ कवर करेंगे जब हमारी पूरी बुक लाइन बाय लाइन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के सेशन को। शिमला डिस्ट्रिक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। तो शिमला डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए, ये बुक आपके हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कि आपका एचएस का पेपर होता है या अलाइड का पेपर, तो उसमें डायरेक्ट प्रीलियम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपके। ठीक है, तो ये बुक काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, और आई होप ये सभी के पास ये बुक, ये मुझे पता है कि ये हिमाचल प्रदेश का जो कॉम्पिटिटर है उसके पास ये बुक हमेशा होती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के सेशन को। शिमला डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले हम इसको मैप में देख लेते हैं। एक बार मैप में हम देख लेंगे, ये है आपका शिमला डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये है शिमला डिस्ट्रिक्ट। तो इसमें आप यदि बात की जाए, इसे लोकेशन में डिवाइड की जाए, तो देखो अगर उत्तर की बात की जाए तो उत्तर में आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट और मंडी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। और यदि दक्षिण में बात की जाए तो आपका उत्तराखंड आ जाता है। और दक्षिणी पश्चिमी यदि बात की जाए, ठीक है, दक्षिण पश्चिम में सिरमौर डिस्ट्रिक्ट आ जाता है। ठीक है, तो ये कुछ है। अब इसको पूरा जो डिस्ट्रिक्ट वाला मैप है उसको में देख लेते हैं, उसकी लोकेशन आपको अच्छे से ज्ञात हो जाएगी, क्योंकि लोकेशन वाला क्वेश्चन टीजीटी के कमीशन के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो उत्तर में कुल्लू है। और यदि बात की जाए, उत्तर में कुल्लू और मंडी हो गया। ठीक है, पूर्व में आपका किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है। और दक्षिण में यदि बात की जाए तो उत्तराखंड आपका ये स्टेट है। और यदि बात की जाए दक्षिणी पश्चिम की, तो दक्षिणी पश्चिम में सिरमौर है। ठीक है, अगर पश्चिम में बात की जाए तो पश्चिम में वैसे तो सोलन भी आ सकता है ऑप्शन में, परंतु ये दक्षिण पश्चिम में ही लगता है सोलन। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। इतना इतना फैक्ट आपने यहाँ से ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर ये भी, यहाँ पर यही दिया गया है जो मैंने आपको मैप में कवर किया। शिमला जिला उत्तर में कुल्लू और मंडी है। ठीक है, उत्तर में कुल्लू और मंडी, और पूर्व में यदि बात की जाए किन्नौर, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में उत्तराखंड है। ठीक है, और दक्षिण में आपका उत्तराखंड है और दक्षिण पश्चिम में सिरमौर राज्य के साथ सीमा साझा करता है। शिमला का कुल क्षेत्रफल यदि बात की जाए, एरिया 5131 वर्ग किलोमीटर है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। अब प्रसिद्ध चोटियाँ यहाँ से देख लेते हैं शिमला डिस्ट्रिक्ट में। शिमला शहर में निम्नलिखित में मुख्य चोटियाँ कौन कौन सी है? जाखू पहाड़ी, इस पहाड़ी का मुख्य आकर्षण भगवान हनुमान का प्राचीन मंदिर जाखू मंदिर, यह शिमला शहर की सबसे ऊंची पहाड़ी है। मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको 300 मीटर की चढ़ाई करनी पड़ती है, जो चीड़ और देवदार के जंगलों से होकर गुजरती है। एलिसिजियम पहाड़ी, तो ये आपने ध्यान में रखना है। इसे ऑकलैंड हिल भी कहा जाता है। यह प्रसिद्ध ऑकलैंड हाउस स्थित है, जो वायसराय लॉर्ड ऑकलैंड का पूर्व निवास था। अब यह लकड़ियों का प्रसिद्ध स्कूल है। इसके साथ ही स्टर्लिंग कैसल है, जो तिब्बती बच्चों के लिए एक अनाथालय और तिब्बतीय निर्वासन केंद्र के रूप में कार्यरत है। ठीक है, तो ये पूरा रहता है तिब्बतीय निर्वासन केंद्र। ठीक है, स्टर्लिंग कैसल। बैटनी पहाड़ी की बात करेंगे। बैटनी हिल्स शिमला शहर के मध्य में स्थित है। इस पहाड़ी का नाम लॉर्ड बैटनी के नाम पर रखा गया था। बैटनी कैसल जो शिमला का एक प्रमुख स्थल है, बैटनी हिल पर स्थित है। लॉर्ड बैटनी ने इस महल को अपने ग्रीष्मकालीन निवास के रूप में बनवाया था, लेकिन आज़ादी के बाद महल का इस्तेमाल शहर के रेलवे बोर्ड के कार्यालय के रूप में किया जाने लगा।
कुछ समय बाद इमारत को असुरक्षित घोषित कर दिया गया। इबेरियम पहाड़ी, इबेरियम की बात करेंगे तो यह इस पहाड़ी पर मुख्य दर्शनिक स्थल, राज्य संग्रहालय और वर्ल्ड पार्क है। ऑब्जर्वेटरी हिल पहाड़ी की बात करेंगे तो ये ऑब्जर्वेटरी हिल्स शिमला के पश्चिम भाग में स्थित है। पहाड़ियों की ऊंचाई समुद्र तल से 7050 फीट है। भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान जो पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। इस इमारत का निर्माण यदि बात की जाए तो 1884 से 1888 के बीच में भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन और ग्रीष्मकालीन निवास के लिए किया गया था। इस इमारत के वास्तुकार हेनरी इरविन है, ये पूछा जाता है। तो ऑब्जर्वेटरी पहाड़ी की बात की जाए और ये भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान जो ये यहाँ की इस इमारत के जो वास्तुकार है हेनरी इरविन है। इसके बाद आने वाले समय में आने वाले वायसराय ने गर्मियों में इस इमारत में भारत का परस्पर शासन किया। मुख्य ऐतिहासिक घटना यदि बात की जाए 1945 में शिमला सम्मेलन थी। 1947 में भारत के विभाजन का निर्णय इसी इमारत में लिया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे समर हिल पहाड़ी। समर हिल शहर के पश्चिमी भाग में स्थित उपनगरों में से एक है। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय स्थित है। प्रोस्पेक्ट्स हिल्स, यह पहाड़ी शिमला शहर के पश्चिमी भाग में स्थित है। यह बालूगंज से ऊपर कामना देवी का मंदिर है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। चूड़धार की बात करेंगे, चूड़धार श्रृंखला शिमला और सिरमौर जिले की सीमा पर स्थित है। ठीक है, चूड़धार चोटी की ऊंचाई यदि बात की जाए 11,965 फीट है, जो इसे आंतरिक हिमालय की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। ठीक है, चूड़धार श्रृंखला की यदि बात की दोस्तों, अगर इसमें ऑप्शन में कई बार कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है। अगर तो यहाँ पर ऑप्शन में शिमला और सिरमौर दिया गया है तो ज़्यादा प्रेफरेंस आपने किसको देनी है, जो आयोग ने आज तक आंसर माना है तो सिरमौर को आयोग ने आंसर माना है। ठीक है, अगर ऑप्शन में सिरमौर नहीं है तो शिमला आपने क्लिक करना है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। तो जो आयोग ने अभी तक, चाहे HPSC कमीशन हो या आपका हमीरपुर बोर्ड था, उसमें अभी तक इसका आंसर सिरमौर माना है। ठीक है, अगर डायरेक्ट पूछा जाए कि चूड़धार श्रृंखला किस डिस्ट्रिक्ट में है और ऑप्शन में शिमला भी है सिरमौर भी है, वैसे तो नहीं होगा, परंतु अगर है तो सिरमौर को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है आपने। ठीक है, चूड़धार चोटी की ऊंचाई यदि बात की जाए तो ये हमने देख लिया। चूड़धार देवता श्री श्रीगुल महाराज से जुड़ा एक पवित्र स्थान है, जिनकी सिरमौर और चौपाल में व्यापक रूप से पूजा की जाती है। चूड़धार चोटी का उल्लेख जोहान केय की पुस्तक द ग्रेट आर्क में किया गया। चूड़धार एक अभयारण्य भी है जो 15 नवंबर 1985 को अधिसूचित किया गया था। यह लगभग 56.16 पर किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। चांसल रोहडू तहसील में है। साली चोटी सूनी तहसील में स्थित है। हाटू पर्वत कुमारसैन तहसील में स्थित है, तो ये भी आपने तीनों ध्यान में रखनी है, पूछी जाती है। अब नदियों की बात कर लेते हैं। यह है शिमला का मैप आपका, इसमें नदियां आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है, अब सतलुज की बात करेंगे। सतलुज कहाँ से एंटर होती है शिमला में? किन्नौर में बहने के बाद बड़ा हल नामक स्थान तहसील रामपुर में शिमला में प्रवेश करती है। सतलुज शिमला और कुल्लू की निर्मंड और आनी तहसील तथा मंडी की करसोग तहसील के साथ सीमा बनाती है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। शिमला जिले में सतलुज की सहायक नदियां हैं नोगली, मछाद, भेरा, किंगल, खेखर, चामदा, सवेरा, बाग और चिखोर, ये इसकी प्रमुख नदियां हैं शिमला डिस्ट्रिक्ट में। गिरी गंगा की बात करेंगे। इस नदी का उद्गम खड़ा पत्थर के निकट कुप्पर नामक शिखर से होता है। यह एक पवित्र स्थान माना जाता है। संक्रांति के स्नान के लिए लोग यहाँ धार्मिक मान्यता के साथ आते हैं। अश्विनी खड्ड की बात करेंगे। यह गिरी की प्रमुख सहायक नदी है। शिमला शहर इसी नदी के ऊपर बसा हुआ है। अश्विनी खड्ड, पब्बर नदी, यह रोहडू तहसील से चंद्रनाथ झील के तल पर से उत्पन्न होती है और रोहडू जुब्बल और उत्तराखंड के त्यूनी जगह पर तौंस में मिल जाती है। इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं पब्बर की सिकड़ी, आंध्रा, पेजा, हाटकोटी इसकी प्रमुख नदियां हैं। सिकड़ी, आंध्रा, पेजा, हाटकोटी पब्बर की प्रमुख सहायक नदियां हैं। भूवैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययन से पता चलता है कि शिमला जिले का वर्तमान क्षेत्रफल लगभग 1200 से 1500 मिलियन वर्ष पहले टेथिस सागर का हिस्सा था। ये होगी लाइन। अब शिमला जिले का प्राचीन रियासतों का इतिहास हम देखेंगे। अब
सबसे पहले बात करेंगे हम भज्जी रियासत। भज्जी रियासत नोटी खड़ जो कि सतलुज नदी की सहायक नदी है के किनारे साली चोटी के पास स्थित है। यह रियासत कुटलेड़ कांगड़ा से आए एक राजकुमार ने बसाई थी। कहा जाता है कि कुटलेहड़ के राणा के एक पुत्री और 4 पुत्र थे। इन चारों में चीरू, चांद, सोगू और भोगू ने अपनी बहन के साथ सतलुज पार की और मूल भज्जी की ओर रुख किया। चांद ने कोटी रियासत और चीरू ने भज्जी रियासत की स्थापना की। सोगू और भोगू अपनी बहन के साथ फागू की तरफ बढ़ गए। भोगू ने एक कनैत महिला से विवाह कर लिया और फगियाना गांव बसाया। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। सोगू और उसकी बहन आध्यात्मिक जगत में चले गए। उन्हें आज भी फागू में देवता और देवी के रूप में पूजा जाता है। रियासत बसाने के बाद चीरू ने अपना नाम बदलकर उदयपाल कर दिया। तो चीरू ने अपना नाम बदलकर क्या कर दिया? उदयपाल। चीरू के 29वें वंशज सोहन पाल ने सतलुज के किनारे सुन्नी गांव बसाए और अपनी राजधानी मूल भज्जी से सुन्नी को स्थानांतरित कर दिया। जब ब्रिटिश सेना ने गोरखों को हराया तो अंग्रेजों ने भज्जी के राणा रुद्रपाल को युद्ध में अपना साथ देने के साथ के बाद वादे पर सन 1815 में सनद मतलब आज़ादी प्रदान की। भज्जी रियासत का अंतिम राणा रामचंद्र पाल था। तो ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। 1948 में भज्जी शिमला की एक तहसील थी तथा अब सुन्नी तहसील का एक हिस्सा है। सुन्नी में सल्फर वाले पानी के झरने हैं जो अपने औषधीय गुणों के लिए प्रसिद्ध है। अब कोटी रियासत की बात करेंगे। कोटी की स्थापना चांद ने की थी तथा यह लगभग 70 किलोमीटर तक फैला हुआ था। ये भी आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद कोटी रियासत की राजधानी कोटी थी। अब ये भी पूछा जाता है कि कोटी रियासत की राजधानी क्या थी? कोटी, जिसे बाद में ताराचंद ठाकुर ने क्यार कोटी में स्थानांतरित किया। तो किसने किया? ताराचंद ठाकुर ने। ठीक है। उसके बाद है कोटी रियासत पर 1809 में गोरखों ने कब्जा कर किया था। मतलब 1809 में गोरखों ने कब्जा किया इस रियासत पर। ठीक है। 1815 में कोटी रियासत को क्योंथर रियासत की जागीर बना दिया। 1857 की क्रांति में कोटी के राजा हरिश्चंद्र ने अंग्रेजों का साथ दिया और अंग्रेजों ने इसे राणा की उपाधि दी। इसके बाद क्या होता है कि 15 अप्रैल 1948 के बाद इसको महासू जिले में मिलाया गया। वर्तमान में यह शिमला ग्रामीण का भाग है कोटी। उसके बाद बलसन आती है। बलसन रियासत। बलसन का प्राचीन नाम सिरमौर की एक शाखा थी। बलसन प्राचीन सिरमौर की एक शाखा थी। बलसन को 12वीं शताब्दी से पहले सिरमौर के एक राजपूत राठौड़ अलग सिंह ने बसाया था। तो किसने बसाया था बलसन को? अलग सिंह ने। 1805 में गोरखों के आक्रमण के समय यहाँ कुमारसेन का एक उपमंडल था जिसका शासक जोगराज सिंह था, जिसने गोरखों के विरुद्ध अंग्रेजों का साथ दिया था। अब 1857 में जोगराज सिंह ने फिर से अंग्रेजों का साथ दिया और 87 वर्ष की आयु में 1866 में ये मर गया। भड़ोली बलसन का पड़ोसी राज्य था तथा इस क्षेत्र का राणा उपद्रवी था और अंग्रेजों ने भड़ोली को हिंदूर को दे दिया था, लेकिन बाद में बलसन रियासत ने इसे 8500 मतलब 8500 रुपये में खरीद लिया। अब रण बहादुर सिंह रियासत का शासक था। हिस्ट्री ऑफ बलसन इन्हीं द्वारा लिखी गई, रण बहादुर सिंह के द्वारा। विद्याभूषण सिंह इस रियासत का अंतिम राजा था। तो बलसन रियासत का अंतिम राजा यदि पूछा जाए तो वो था आपका विद्याभूषण सिंह। 15 अप्रैल 1948 को बलसन हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया। वर्तमान में यहाँ शिमला की तहसील ठियोग का हिस्सा है बलसन। बुशहर रियासत की बात करेंगे। शिमला पश्चिमी हिमाचल के इतिहास में बुशहर किन्नौर राज्य का महत्वपूर्ण स्थान रहा। कांगड़ा तथा कुल्लू के समान ही इस राज्य का इतिहास भी बहुत पुराना है। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पुराण, रामायण, महाभारत आदि में यह क्षेत्र किन्नर खंड या किन्नर देश के नाम से विख्यात था। प्राचीन काल में किन्नर खंड पूर्व में गंगा यमुना के उद्गम तथा पश्चिम में चंद्रा नदी के स्रोत तक फैला हुआ था। यह इस पंक्ति से सिद्ध होता है। चंद्रभागा नदी तीरे ओहिति किन्नरता तदा। इतिहास के आरंभिक चरणों में बुशहर छोटे छोटे राज्य तथा सामंतों के अधीन था।
इनमें से कामरूगढ़ था जो बासप्पा घाटी में स्थित था। कामरू के राजाओं में एक राजा राजपूर्ण था। उसके पास बबास देव नाम का एक सेनानी भी था। उसे बाणासुर कहते थे। वह राजा का काफी आदर करता था, लेकिन इससे राज्य के मंत्री उससे द्वेष करने लगा और यह चिंतित और व्याकुल हो गया तथा कामरू को त्याग कर वह तीर्थ यात्रा पर मानसरोवर गया। वापस आने पर कामरू नहीं बल्कि शोणितपुर आया। वहां पर अपने लिए एक छोटा सा राज्य स्थापित किया। समय के साथ साथ यह ताकतवर होता गया तथा इसने राजा राजपूर्ण से मित्रता कर ली। राजपूर्ण की कोई संतान नहीं थी। वह जब वह मृतशैया पर बैठा था तो उसने बाणासुर को बुलाया और राजभक्ति से प्रसन्न होकर सारा साम्राज्य उसे दे दिया और सारा क्षेत्र बसप्पा का शोणितपुर हो गया। एक परंपरा के अनुसार बाणासुर द्वारिकापुरी के महाराज कृष्णचंद्र का समकालीन था। बाणासुर की एक पुत्री थी, उसका नाम उषा रखा गया। उसके समय कृष्ण का पौत्र अनिरुद्ध शोणितपुर आया तथा उषा से विवाह करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन बाणासुर ने उसे बंदी बना दिया। सूचना मिलने पर श्री कृष्ण तथा प्रद्युम्न शोणितपुर आए और बाणासुर ने युद्ध करने के पश्चात पौत्र को मुक्त करवाया। बाणासुर मारा गया। श्री कृष्ण ने शोणितपुर जीत लिया तथा जीता हुआ क्षेत्र अपने पुत्र प्रद्युम्न को दे दिया। संभवतः अनिरुद्ध उषा ने विवाह करके कृष्ण के साथ द्वारिकापुरी चला गया। तो देखो, हम शिमला डिस्ट्रिक्ट में ही किन्नौर की जो हमने बताया था राजाओं के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो बुसेर राज्य के संस्थापक के बारे में 3 मुख्य विवरण मिलते हैं। पहली कथा के अनुसार प्राचीन काल में 3 देवताओं अन्न पुराण, देव पुराण, तप पुराण में मथुरा और वृंदावन में अवतार लिए। उनमें से एक देव पुराण नामक कामरू किन्नौर में पहुंच गया। अन्य 2 तप पुराण और अन्न पुराण बद्रीनाथ और टिहरी गढ़वाल में ठहर गए। देव पुराण ने एक एक करके सभी राणा और ठाकुर को मार दिया और सरहान पहुंचा और वहां से राजा बाणासुर को अपने साथ को भी उसने मार दिया। देव पुराण वासियों वाराणसी से दशरथ के पूर्वज चंद्रवंशी प्रद्युम्न सिंह को लाया और कामरू का राजा बना दिया। दूसरी कथा के अनुसार बुसेर साम्राज्य भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने स्थापित किया था। वह बाणासुर की पुत्री से विवाह करने आया था। बाणासुर का कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए प्रद्युम्न ही बुसेर का राजा बन गया। अब तीसरी कथा अनुसार प्रद्युम्न दक्षिण के कंचनपुर से सरहान में भीमा काली के मंदिर की यात्रा पर आया था। उस समय राज्य के सिंहासन का उत्तराधिकारी न होने और राजा की मृत्यु के कारण पद खाली था। प्रद्युम्न जो सबसे पहले महल में आया था, जिसे देवी भीमा काली ने राजा बनाने का वरदान दिया, उसे लोगों ने कामरू में अपना राजा घोषित कर दिया और कामरू बुसेर रियासत की पहली राजधानी बनी। तो बुसेर रियासत की पहली राजधानी बनी। कहा जाता है कि किन्नौर प्रदेश 7 खूंदों में विभक्त था। बुसेर के अन्य भागों में 18 ठाकुर राज करते थे। अशोक के समय में मौर्य साम्राज्य की सीमाएं लद्दाख तक फैली हुई थी। उस समय बुसेर किन्नौर की स्थिति केवल एक सामंत के तौर पर रही होगी। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर तीसरी शताब्दी तक यमुना और सतलुज नदी के मध्य का पर्वतीय भाग कुलिंद देश के नाम से प्रख्यात था। अब चौथी शताब्दी गुप्त काल में सतलुज तक गुप्त का शासन था। गुप्त काल के राष्ट्र कवि कालिदास ने किन्नौर या किन्नर देश का कई बार वर्णन किया है। 7वीं शताब्दी में बुसेर का उल्लेख कुल्लू की वंशावली में आता है। जब कुल्लू का राजा ब्रह्मपाल निसंतान मर गया तो चंबा, कांगड़ा और बुसेर और लद्दाख के राजा ने विचार कर रखेल पुत्र गणेश पाल को राजा बनाया। 7वीं शताब्दी में बुसेर का पश्चिमी हिमालय की राजनीति में काफी प्रभाव था। 7वीं शताब्दी के अंत में जब चंबा के राजा मेरू वर्मन ने कुल्लू के राजा दत्तेश्वर पाल पर आक्रमण किया तो दत्तेश्वर पाल और उसका पुत्र अमरपाल मारे गए और छोटा पुत्र शीतलपाल पर आक्रमण किया और तो वह भागकर बुसेर आ गया। जरेश्वर पाल ने बुसेर की मदद से 780 से 800 ईस्वी में चंबा में कुल्लू को प्राप्त कर लिया। इस समय चंबा पर कीरा तिब्बत ने आक्रमण किया था। 10वीं शताब्दी के लगभग बुसेर के राजाओं ने अपनी राजधानी कामरू से सरान ले गए थे और 11वीं
शताब्दी में अल-बिरूनी ने अपनी पुस्तक में हिमालय के भूतेश्वर नामक प्रदेश का उल्लेख किया। यह बुसैर ही था। राजा छत्र सिंह का समय 1512 से 1527 तक है। वह प्रद्युम्न से 110वां राजा था। कहा जाता है कि उसने सराहन के दक्षिण में किन्नौर तक सारा क्षेत्र जीत लिया था। उसके बाद यह पहला राजा था जिसने सारे बुसैर को अपने अधीन करके एक सूत्र में बांधा। इस समय सतलुज और यमुना के मध्य 3 रजवाड़े थे, बुसैर, बिलासपुर और सिरमौर। छत्र सिंह के बाद उसका पुत्र भूप सिंह, उसके बाद भूप सिंह का पुत्र कल्याण सिंह राजा बना, जिसने सराहन के दक्षिण में कल्याण नगर बनाया और उसे अपनी राजधानी बनाई। कल्याण सिंह को किसी ने विष देकर मारा और उसकी प्रतिमा अभी तक कामरू में है। उसके बाद आते हैं राजा केहरी सिंह। 1639 से 1696 तक इनका समय रहा। यह छत्र सिंह का पुत्र था। केहरी सिंह किसका पुत्र था? छत्र सिंह का। वह रामचंद्र की तरह अजान भाव था, जो सीधा खड़ा होकर भी अपने घुटने छू सकता था। तो ये भी पूछा जा चुका है, अजान भाव किसे कहते हैं। एक बार औरंगजेब ने पहाड़ी राजाओं का दरबार बुलाया, उसमें केहरी सिंह ने भी भाग लिया। दिल्ली में एक छोटा सा बादल हर समय हर जगह छत्र बनकर उसके साथ साथ चलता रहा। जब औरंगजेब ने उसका कारण पूछा तो राजा ने बताया कि वह उसके राज्य की देवी की कृपा है, जो उसे मैदानों की गर्मी से बचाना चाहती है। उसने पहले कभी भी गर्मी को सहन या अनुभव नहीं किया था। यह सुनकर सम्राट बहुत खुश हुआ और उसे छत्रपति का खिताब दिया। अब राजा केहरी सिंह तिब्बत के शासक गजयादोके का समकालीन था। उसका सेनापति गुलेदेचेन था, जिसे केहरी सिंह ने हराया। युद्ध के बाद एक संधि की गई, जिसमें कैलाश को किन्नौर और तिब्बत के बीच की सीमा के रूप में निर्धारित किया। इस संधि को कैलाश की संधि के नाम से जाना जाता है। अब 1681 में लद्दाख और तिब्बत के बीच में युद्ध हुआ। लद्दाख का समर्थन मुगलों ने और तिब्बत का केहरी सिंह ने समर्थन किया। केहरी सिंह और दलाई लामा फोर्थ की अध्यक्षता में तिब्बत और बुसैर के बीच 17वीं शताब्दी में एक संधि हुई। इस संधि में तिब्बत और बुसैर के बीच खुले व्यापार की बिना किसी कर भुगतान की छूट दी गई। यह संधि 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बंद हो जाने तक चलती रही। केहरी सिंह को हांगरंग घाटी जागीर के रूप में मिली थी। केहरी सिंह के बाद विजय सिंह और उदय सिंह सत्ता में आए। राजा राम सिंह उसके बाद आते हैं। उसने अपनी राजधानी को सहारनपुर से रामपुर स्थानांतरित किया। इस समय कुल्लू के राजा बिधि सिंह ने बुसैर पर आक्रमण कर दिया और बाहरी सराज के धावल की कोठियां कोट कांडी और बलरामगढ़ पर कब्जा कर लिया। उग्र सिंह 1736 से 1810 तक इनका समय रहा। उग्र सिंह राजा रुद्र के बाद सत्ता में आया। इससे पहले सिरमौर और बुसैर के बीच में कट्टर शत्रुता थी। राजा उग्रसेन ने सिरमौर की पुत्री से विवाह किया, जिससे उनके रिश्ते सामान्य हुए। राजा उग्र सिंह की मृत्यु 1811 ईस्वी में उसकी दूसरी रानी जो धामी सेठी के पुत्र मोहिंदर सिंह ने गद्दी संभाली। मोहिंदर सिंह की बात करेंगे। जब मोहिंदर सिंह गद्दी पर बैठा तो उसकी आयु 8 वर्ष की थी। राजा के छोटे होने का फायदा उठाकर गोरखा सेना ने उनके राज्य पर हमला कर दिया और राजा और उसकी मां को किन्नौर के जंगलों में भागना पड़ा। जब अंग्रेजों ने 1814 में गोरखों पर आक्रमण किया तो बुसैर के वजीर टिक्कम और बद्रीदास ने अंग्रेजों का साथ दिया। इन दोनों के नेतृत्व से चोल्टू पुल पर लड़ाई हुई, जिसमें गोरखों को खदेड़ दिया गया। गोरखों से राज्य को आजाद करवाने के बाद अंग्रेजों ने मोहिंदर सिंह को सनद प्रदान की थी। सारा क्षेत्र राजा को सौंप दिया गया, सिवाय राविनगढ़ और कोटगढ़। यह दोनों क्षेत्र बाद में अंग्रेजों द्वारा शिमला के बदले क्योंथल को दिए गए। राजा शमशेर सिंह
1850 से 1914 ईस्वी में उसने 1850 में अपने पिता मोहिंदर सिंह की मृत्यु के बाद सिंहासन संभाला। रियासत के 3 और वजीर थे, पवारी कोहल सुआ पवारी कुल्लू से थे, कोहल गढ़वाल से, सुआ रियासत के मूल बासिंदे थे। पवारी के 2 मुख्य वजीर मनोहर दास और रण बहादुर थे। शमशेर सिंह ने अंग्रेजों की कर अदा करने में परेशानी कर रहा था तथा साथ ही साथ सरकारी ऑफिसर के प्रति भी अच्छा बर्ताव नहीं था। इसके काल में वजीर सबसे ताकतवर थे। उनमें से मनोहर दास और रण बहादुर सबसे प्रसिद्ध थे। रण बहादुर ने दावा किया कि डोडरा कवार को आज़ाद किया जाए, जिसे टिक्का रघुनाथ सिंह ने खारिज कर दिया। इसके काल में अंग्रेजों ने राज्य के प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और वजीर की नियुक्ति में भी अपनी राय देना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने मनकुश दास और श्यामल दास नूरपुर का तहसील था जो को प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किया। इस सब बदलाव से राजा की शक्तियां कम हो गई। 1857 की क्रांति में राजा ने अंग्रेजों से नाराजगी जताई और क्रांति होने में उनका साथ न देने का निर्णय लिया। इसके लिए उपायुक्त शिमला पहाड़ी राज्यों के लॉर्ड विलियम हे ने शमशेर सिंह को सजा देने की इच्छा की, जिसे पंजाब के मुख्य आयुक्त सर जॉन लॉरेंस ने सही नहीं माना। 1859 में शमशेर सिंह ने नाजायज भाई फतेह सिंह ने 1854 में मुंशी राम लाल द्वारा लगाए गए राजस्व कर की नगद अदायगी के विरुद्ध क्रांति कर दी। जो टैक्स था उनका, उसके विरुद्ध इन्होंने क्रांति कर दी। किसानों ने अपनी मांगे पूरी होने तक अपने खेतों को बंजर रखने का निर्णय लिया। शिमला पहाड़ी राज्यों का अधीक्षक मिस्टर जी वार्नेस इस मामले को सुलझाने बुशहर आया। किसानों की मांगे मान ली गई। 1887 में राजा शमशेर सिंह को अपने पुत्र टिक्का रघुनाथ सिंह के लिए गद्दी त्यागनी पड़ी। अब टिक्का रघुनाथ सिंह बनते हैं अगले शासक। वह 1883 में बुशहर से सिरमौर भाग गया क्योंकि वह मंडी की राजकुमारी से शादी करना चाहता था, परंतु बाद में उसने उसे स्वीकार कर लिया। 1899 में राजा की मृत्यु होगी और अपना नवजात शिशु छोड़ गया। रघुनाथ सिंह की मृत्यु के 11 महीने बाद ही मर गया। राजा की मृत्यु के बाद शमशेर सिंह जीवित था और वापिस सिंहासन पाना चाहता, परंतु अंग्रेजों ने कुमार सेन के प्रबंधक राय साहिब मंगत राम को प्रशासन की सारी शक्तियां देते हुए मुख्य वजीर बनाया। शमशेर सिंह को अपने वंशज के लुप्त होने का बहस ताने लगा और उसने गढ़वाली राजा के छोटे भाई सुरेंद्र शाह को गोद ले लिया। यद्यपि पदम सिंह शमशेर सिंह का पुत्र था, परंतु एक उपपत्नी जो रानी नहीं थी का पुत्र होने के कारण उसे नाजायज माना गया। अंग्रेजों ने पहले तो गोद लिए बेटे सुरेंद्र शाह को बेटा मान लिया, परंतु बाद में खारिज कर दिया। 1898 में से 1899 में शिमला का अधीक्षक बुशहर आया। राजा शमशेर सिंह ने उसे मिलने से मना कर दिया। इसके लिए उसे 1000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। अब राजा पदम सिंह की बात करेंगे तो 1914 में अंग्रेजों ने शमशेर सिंह के पुत्र पदम सिंह को उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता दी और रामपुर बुशहर को भारत में मिलने के लिए संघर्ष हुआ। 1948 में एक स्वतंत्र सेनानी मास्टर अन्नूलाल की अध्यक्षता में सरहान में एक सभा हुई। पुलिस ने मास्टर अन्नूलाल को गिरफ्तार कर लिया, परंतु जल्द ही उत्तेजित लोगों ने अपने नेता को गौड़ा में रिहा करवा दिया। राजा का दीवान बलदेव सिंह सेना लेकर रामपुर की तरफ बढ़ा, जहां एक लड़ाई हुई। जब राजा पदम के पास अपने राज्य को भारतीय संघ में मिलाने में 1948 के अलावा कोई प्रयास नहीं बचा था, तो राजा पदम सिंह के 2 पुत्र राजा वीरभद्र सिंह और देविंदर सिंह, जो वीरभद्र सिंह थे ना, रामपुर बुशहर और कोटगढ़ क्षेत्र में कोची बोली उपभाषा बोली जाती है। उसके बाद दरकोटी की बात करेंगे। इसका संस्थापक जयपुर का मारवाड़ी दुर्गा सिंह था। यह एक बहुत छोटी सी रियासत थी जिसके पास कोई सेना या सैनिक बल नहीं था। 15 अगस्त 1948 को इसे महासू जिले सिमना में मिला लिया गया और दरकोटी रियासत वर्तमान में कोटखाई तहसील में पड़ती है। अब थरोच की बात करेंगे। थरोच रियासत की स्थापना उदयपुर के सिसोदिया वंशज के राजकुमार किशन सिंह ने 15वीं शताब्दी में की थी। किशन सिंह को थरोच जागीर उपहार मतलब गिफ्ट स्वरूप सिरमौर और रियासत से प्राप्त हुई थी। 1815 में गोरखा आक्रमण के समय ठाकुर करम सिंह थरोच के शासक थे।
1819 में ठाकुर करम सिंह की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने उसके भाई झोबू राज को सनद प्रदान की, मतलब आज़ादी प्रदान की, जिसे जनता ने उसके बेटे की को सिंहासन पर विवश कर दिया क्योंकि वह प्रशासन संभालने के लायक नहीं था। 1841 में इस रियासत को जुब्बल के साथ मिला लिया गया, परंतु 1843 में करम सिंह के पुत्र रणजीत सिंह को सनद प्रदान की गई। 15 अप्रैल 1948 को थरोज चौपाल में शामिल किया गया तथा यह हिमाचल प्रदेश का भाग बन गया। यह शिमला हिल की सनद पाने वाली अंतिम ठकुराई थी, जिसे 13 जनवरी 1819 को सनद दी गई थी। दाढ़ी ठकुराई यह थरोज की एक शाखा थी, जिसे पब्बर नदी की दाईं तरफ सिसोदिया राजपूतों ने बसाया था। गोरखा आक्रमण के बाद दाढ़ी पर राविनगढ़ का कब्जा हो गया, परंतु 1891 में अंग्रेजों ने दाढ़ी और राविन को अलग कर दिया, दोनों को जुब्बल राज्य का हिस्सा बना दिया। 15 अप्रैल 1948 को दाढ़ी जुब्बल तहसील जिला शिमला का भाग बनी। कुमारसैन रियासत की इसकी स्थापना कुमारसैन रियासत की बात की है, इसकी स्थापना किरात चंद ने 11वीं शताब्दी में सतलुज नदी के किनारे पर की थी। किरात चंद महमूद गजनी की डर से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आया था। किरत चंद से पहले इस क्षेत्र पर कोटेश्वर देवता का राज था। अजमेर सिंह ने कुल्लू के राजा मान सिंह से सारी किला और सांगरी जीत लिया। केहर सिंह जब गोरखों ने कुमारसैन पर आक्रमण किया तो राजा केहर सिंह ने कुल्लू में शरण ली और 1815 में गोरखों के चले जाने के बाद ही वापस आया। जनरल ऑक्टरलॉनी ने 1815 में राजा को सनद प्रदान की। 1839 में केहर सिंह की बिना किसी उत्तराधिकारी की मृत्यु हो गई और राज्य अंग्रेजों की सरकार के अधीन हो गया। 1840 में प्रीतम सिंह को गद्दी पर जिलाधीश नियुक्त किया गया। राणा प्रीतम सिंह और उसके वंशज अंग्रेज सरकार के वफादार रहे। राणा विद्याधर सिंह कुमारसैन के अंतिम शासक थे और 15 अप्रैल 1948 को कुमारसैन को उस समय के महासू जिले में मिलाया गया तथा अब यह शिमला जिले का भाग है। उसके बाद इसकी स्थापना घनेटी की बात करेंगे। इसकी स्थापना किरात चंद के पुत्र सबीर चंद ने की थी। गोरखों के जाने के बाद खनेटी बुशहर के अधीन हो गया था। 1890 में लालचंद के समय में खनेटी बुशहर से अलग हो गई थी। उसके बाद देलट की बात करेंगे। इसकी स्थापना किरात चंद कुमारसैन का संस्थापक था कि भाई पृथ्वी चंद ने की थी। 1815 में यह बुशहर का भाग था तथा अब यह रामपुर तहसील का भाग है। धामी यह इकलौता राज्य था जो पृथ्वीराज चौहान के वंशज गोविंद पाल ने बसाया था। धामी पर 1805 से 1815 तक गोरखों का कब्जा रहा। गोरखों के आक्रमण के समय धामी का राजा दलील सिंह था। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1805 से 1815 तक धामी पर किसका कब्जा था? तो गोरखों का कब्जा था, ये पूछा जा सकता है। उसके बाद है अंग्रेज गोरखा युद्ध 1815 में धामी के राणा गोवर्धन ने अंग्रेजों का साथ दिया, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने इसे स्वतंत्र सनद प्रदान की। धामी रियासत की राजधानी हलोग थी, तो ये भी पूछा जा सकता है धामी रियासत की राजधानी क्या थी? हलोग। धामी का अंतिम राजा राणा दलीप सिंह था। इसके शासनकाल में प्रजामंडल आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था। 1930 में उसने शराब पर प्रतिबंध लगा दिया था। धामी गोलीकांड 1939 में हुआ था। 15 अप्रैल इसे हम जो आपके हिमाचल के राष्ट्रीय आंदोलन उसमें कवर करेंगे, है ना। 15 अप्रैल 1948 को धामी हिमाचल प्रदेश का भाग बना तथा वर्तमान में यह शिमला जिले के कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र का भाग है
तथा इसे उप तहसील का दर्जा मिला। अब इसके बाद जुब्बल रियासत की बात कर लेते हैं। जुब्बल रियासत बुशहर और सिरमौर के मध्य साल्वी और विस्कल्टी नदी घाटियों में फैला था। उसके बाद जुब्बल की परंपरा और इतिहास के अनुसार 12वीं शताब्दी के अंत में सिरमौर पर उग्रचंद नाम के राजा का शासन था। सिरमौर का इतिहास और परंपरा में से मदन सिंह कहा, राजा उग्रचंद हाटकोटी मंदिर दर्शन करने के लिए 3 पुत्र और रानियों समेत आया, लेकिन किसी कारणवश उसे वापस जाना पड़ा। उसने रानी और 3 पुत्रों को बीर भाट के संरक्षण में छोड़ा। जैसे ही राजा सिरमौरी ताल पहुंचा तो गिरी नदी में बाढ़ आ गई। सिरमौरी ताल राजधानी राजा समेत बह गए और राजा सिरमौरी ताल जो राजधानी थी राजा समेत बह गए। राजा मारा गया तथा रानी और 3 पुत्र हाटकोटी में बीर घाट के पास ही रहने लगे। लेकिन जैसे जैसे पुत्र बड़े हुए उन्होंने सामंतों को इकट्ठा करके अपने लिए पृथक पृथक राज्य की स्थापना कर दी। परंपरा के अनुसार उग्रचंद के बड़े पुत्र का नाम चंदाया करमचंद था। उसने जुब्बल राज्य की नींव डाली। अब दूसरे पुत्र का नाम मूलचंद और उसने सारी राज्य की स्थापना की। तीसरे पुत्र धोनीचंद ने राबिनगढ़ राज्य स्थापित किया। बीरभाट की सेना के लिए तीनों भाइयों ने उसके पुत्र को अपना राजपुरोहित बनाया और उसे हाटकोटी में भूमि प्रदान की। एक अन्य परंपरा के आधार पर कहा जाता है कि सिरमौर के राजा ने अपनी एक रानी एक प्रमुख ब्राह्मण को दे दी। ब्राह्मण के घर पर 3 पुत्र पैदा हुए, करमचंद, मूलचंद सेरी क्षेत्र के संस्थापक थे जो, और दूनीचंद जो राबिनगढ़ का संस्थापक था। करमचंद इसने सोनपुर को अपनी राजधानी बनाया, परंतु बाद में पुराने जुब्बल को स्थानांतरित कर दिया। उसके बाद अमरचंद करमचंद का पुत्र था। अमरचंद ने झाई नाम के उद्यमी व्यक्ति को अपना मंत्री बनाया। इसके शासनकाल में अंबुचंद ने अपना परगना चौपाल के बोधना के चंदेल मुखिया को अपने हाथ मिला लिया। उसके बाद राजा भागचंद आते। यह राज्य का 5वां शासक था जिसने कई ठकुराइयों को नष्ट किया और अपने राज्य में मिला लिया। गढ़वाल राज्य ने जुब्बल पर हमला किया, उसे गिरफ्तार किया और गढ़वाल ले गया, जहां उसे राज्य की एक राजकुमारी से प्यार हो गया, लेकिन उसने उससे शादी करने से इनकार कर दिया। वह जेल से भाग गया और जुब्बल लौट आया। उसके बाद है गढ़वाल। सेना ने उसे पकड़ने के लिए एक और महल हमला किया, लेकिन वे असफल रहे। राजा के उत्तराधिकारी नारायण चंद उनकी पकड़ में आ गए और गढ़वाल ही हिरासत में उनकी मृत्यु हो गई। गोहरचंद वास्तुकला का प्रेमी था। राजा ने राजधानी जुब्बल से स्थानांतरित कर देवरा बनाई। परसचंद राणा का छोटा भाई मिमतू मर गया तथा इस शोकाकुल समय में पुरंदर परगना के लोगों ने नाग देवता को बलि दी और राजा को काफी क्रोध आया तथा आक्रमण किया। कई घरों और नाग देवता के मंदिर को जला दिया गया। 1793 में संसार चंद ने बिलासपुर पर आक्रमण किया तथा धर्म प्रकाश से सहायता मांगी तथा जुब्बल से भी गोरखा आक्रमण के समय जुब्बल सिरमौर के आधिपत्य में था। उसके बाद पूर्णचंद 1806 से 1839 में राजा के शासनकाल में 1810 में अमर सिंह थापा ने जुब्बल पर आक्रमण किया तथा सिरमौर पर भी अधिकार किया। 1 नवंबर 1814 को अंग्रेजों ने गोरखों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी तथा जुब्बल के 2 वजीर प्रेमू सिंह और दांगी ने अंग्रेजों का साथ दिया। उसके बाद 18 नवंबर 1815 को जुब्बल के राणा पूर्णचंद का कैप्टन आर रोस के द्वारा सनद प्रदान की गई।
पदमचंद 1870 से 1898 तक इनका समय रहा। प्रशासन चलाने के लिए 4 व्यक्तियों की कमेटी बनाई गई। चरणदास गोसाई कालसी और सुरु इसने वजीरों की प्रथा को पुनः शुरू किया। कालसी और सुरु पुनः शुरू किया तथा बेगार प्रथा समाप्त की। पदमचंद ने देवरा में एक नया महल बनाया, एक शिव मंदिर बनवाया, हाटकुट्टी की दुर्गा के लिए नया छत भी बनवाया, उस पर सोने का कलश चढ़वाया। उनके दरबारी कवि कन्हैया लाल शर्मा ने वर्ष 1892 में दलित काव्यम की रचना की। पदमचंद के समय ज्ञानचंद की बात करेंगे। 1899 में मेरीडिथ ने उनका राज्य अभिषेक किया तथा भगवान दास ने रियासत के प्रशासन का कार्यभार संभाला और 1899 में भगवान दास पर गोली चलाई गई, जिसमें पदम के भाई गंभीर और रानी देलठी का हाथ था। ज्ञानचंद के काल में जुब्बल में लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड किचनर आए। उन्नीस सौ 10 में राणा ज्ञानचंद की मृत्यु हो गई। उसके बाद भगत चंद की बात करेंगे। राणा का कोई पुत्र नहीं था, अतः राजमाता यानी ज्ञानचंद की मां ने उसके छोटे बेटे राजकुमार दुर्गा सिंह के लिए राजगद्दी मांगी। अंग्रेजों से उन्होंने केस लगाया, स्वयं न्यायालय में उपस्थित हुए, लेकिन न्यायालय ने राणा भगत चंद के हक में फैसला सुनाया। भगत चंद को 1910 में राजा बनाया गया और उसके बाद क्या होता है, 1911 में जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार में उपस्थित था। भगत चंद राजा ने 1921 से 1924 तक प्रिंस काउंसिल नरेंद्र मंडल में शिमला पहाड़ी राज्यों का प्रतिनिधित्व किया। भगत चंद ने और राजा 1939 में नरेंद्र मंडल के स्थायी सदस्य चुने गए। राजा ने रानी के साथ दुनिया भर की व्यापक यात्राएं की। राजा ने 1924 में एक जल विद्युत संयंत्र के निर्माण के साथ अपने राज्य को शिमला पहाड़ी रियासतों में विद्युतीकृत होने वाली पहली रियासत बना दिया। 1945 में जुब्बल में पिता पदम चंद की स्मृति में सनातन धर्म कॉलेज खोला गया। जुब्बल के प्रत्येक व्यक्ति को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के वजीफे लगाए गए। ज्ञानचंद की स्मृति में चौपाल में हॉस्पिटल खोला गया और 1918 में राणा भगत चंद को राजा की उपाधि दी। उसने अपने राज्य में शिक्षा और चिकित्सा सुविधा मुफ्त कर दी। शिमला में उच्च शिक्षा के लिए महाविद्यालय खोला गया। 1951 में बुडविला महल शिमला में उनकी मृत्यु हो गई। बुडविल में उनकी मृत्यु हो गई ना। उसके बाद क्या होता है, दिग्विजय सिंह शासक बनते हैं। दिग्विजय सिंह 1944 में ICS का प्रशिक्षण पाकर दूसरा स्थान प्राप्त किया और उसके बाद क्या होता है कि दूसरा स्थान प्राप्त किया। 1957 से 1960 तक राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के ADC रहे। ठीक है, 1957 से 1960 तक ADC रहे ये राजेंद्र प्रसाद के। दिग्विजय सिंह प्रजामंडल भगत चंद के समय ही शुरू हो गया था और दिग्विजय के समय चरम सीमा पर था और 15 अप्रैल 1948 को रियासत को महासू जिले में मिलाया गया, जो वर्तमान में शिमला है। योगेंद्र चंद की बात करेंगे। वर्तमान में यह 1966 से लेकर जुब्बल का राजा है। राजा का निवास चीनी शैली में बनाया गया था और 15 अप्रैल 1948 में जुब्बल हिमाचल का भाग बन गया। राजा योगेंद्र चंद चौपाल विधानसभा क्षेत्र में 3 बार विधायक रह चुके हैं। उसके बाद राविनगढ़ आती है। राविनगढ़ की स्थापना दूनी चंद ने की थी, जो सिरमौर के राजा उग्रचंद के पुत्र थे। गोरखों ने 1810 से 11 में राविनगढ़ पर अधिकार किया और रावी किले पर भी कब्जा करके वहां पर रणसुर थापा के अधीन गोरखा सेना को रखा। अंग्रेजों द्वारा गोरखों को खदेड़ने के बाद राज्य को अंग्रेजों गढ़वाल के राजा और राविनगढ़ के राणा में बांट दिया। 1830 में अंग्रेजों ने अपने हिस्से के
राबिनगढ़ किले को शिमला स्टेशन के बदले क्योंथल को दे दिया। 1844 में अंग्रेज अधिकारी अरस्कीन ने राबिनगढ़ में बंदोबस्त करवाया और 1896 में अंग्रेजी सरकार ने राबिनगढ़ को जुब्बल के अधीन कर दिया। राबिनगढ़ रियासत के अंतिम शासक टिक्का फतेह सिंह थे। वर्तमान में राबिनगढ़ जुब्बल तहसील का भाग है। उसके बाद रतेश आती है। रतेश की बात करेंगे। इसकी स्थापना सिरमौर के राजा कर्मप्रकाश ने के भाई राय सिंह ने की। ठीक है, कब की? कर्मप्रकाश का समय 1616 से 1620 तक रहा। ठाकुर शमशेर सिंह यहाँ का अंतिम शासक था, जिसने इसे हिमाचल प्रदेश में मिलाने के लिए कागजात पर हस्ताक्षर किए थे। यह शिमला हिल स्टेशन की सबसे छोटी 2 वर्ग मील ठकुराई थी। ठीक है, ये पूछा जाता है सबसे छोटी रियासत कौन सी थी शिमला हिल स्टेशन की, तो ये थी रतेश, 2 वर्ग मील। सांगरी की बात करें, यह कुमारसैन के पास सतलुज नदी के किनारे पर स्थित है। इस राज्य का क्षेत्र पहले बुशहर के अधीन था। इसे कुल्लू के राजा मानसिंह ने जीता था। सांगरी की बात करेंगे। सांगरी 1803 से 1815 तक गोरखों के आधिपत्य में रही और 1815 में गोरखा युद्ध के पश्चात जब गोरखा यहाँ से चले गए तो सांगरी का क्षेत्र भी अंग्रेजों के आधिपत्य में आ गया। अंग्रेज सरकार ने 16 दिसंबर 1815 को सनद द्वारा सांगरी की ठकुराई कुल्लू के राजा विक्रमजीत सिंह को लौटा दी। हीरा सिंह को 1887 में राय की उपाधि प्रदान की गई। उसके बाद क्या होता है? हीरा सिंह को 1887 में राय की उपाधि प्रदान की गई। राय रघुवर सिंह सांगरी रियासत के अंतिम शासक थे, तो ये पूछा जा सकता है। 15 अप्रैल 1948 को सांगरी हिमाचल प्रदेश का अंग बन गई और तत्कालीन जिला महासू में शामिल किया गया। उसके बाद क्योंथल आई। कहा जाता है कि रोपड़ का राजा रूपसेन तथा जिसने मुस्लिम आक्रमणकारियों के साथ घातक मुठभेड़ की थी, उसके 3 पुत्र भागकर पहाड़ों में आ गए और तीनों राज्यों की स्थापना की। ये 3 थे: बीरसेन जिसने सुकेत की स्थापना की, गिरिसेन जिसने क्योंथल की स्थापना की 1211 में, तथा हमीर सेन जिसने किश्तवाड़ जम्मू की स्थापना की। क्योंथल रियासत की राजधानी जुनगा थी। ये पूछा जाता है कि क्योंथल रियासत की राजधानी कौन थी, तो जुनगा में थी, जो वर्तमान में जुनगा है। उसके बाद गोरखा आक्रमण से पहले क्योंथल के नियंत्रण में 18 ठकुराई थी, जिनमें से कोठी, गुंड, ठियोग, धामी, मधान, कुमारसेन, महलोग, कुठाड़, कुनिहार, सांगरी, रजाना, थरोच इत्यादि थी। 1809 में जब गोरखों ने क्योंथल पर आक्रमण किया तो राणा रघुनाथ सेन भागकर सुकेत चला गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। 1815 में गोरखों से संधि के बाद अंग्रेजों ने संसार सेन को सनद प्रदान की। अंग्रेजों ने राबिनगढ़ और कोटपुर के बदले क्योंथल से शिमला स्टेशन लिया। क्योंथल के राणा संसार सेन ने 1857 ईस्वी के विद्रोह में अंग्रेजों की मदद की, जिसके बदले उन्हें राजा की उपाधि और खिल्लत प्रदान की गई। राजा बीरसेन 1884 में उसने कुसुमटी क्षेत्र शिमला का भाग बनने के लिए अंग्रेजों को सौंप दिया और विजय सेन 1901 में कालका शिमला रेलवे बनाने के लिए उसने राज्य का पूरा नियंत्रण अंग्रेजों को सौंप दिया। उसके बाद 1848 में क्योंथल हिमाचल के महासू जिले का भाग बना तथा अब यह शिमला जिले का भाग है। ठियोग की बात करेंगे। ठियोग, मधान और घुंड तथा घुंड, यह तीनों ठकुराइयां ऊपरी गिरी नदी घाटी में स्थित थी। इन ठकुराइयों की परंपरा के अनुसार जयपुर राजस्थान से एक चंदेल वंशीय राजपूत हिमालय में स्थित बद्रीनाथ की यात्रा के लिए गया। यात्रा पूरी होने के पश्चात उसका मन इन पहाड़ों में लग गया और वह गढ़वाल में एक रामसराय नामक स्थान में रहने लगा। परंतु कुछ समय के बाद वह रामसराय को छोड़कर कल्हूर में आकर बस गया। उस समय भीमचंद लगभग 1667 में कल्हूर का राजा था। इस चंदेल राजपूत के 3 पुत्र थे। कुछ समय पश्चात उसके तीनों अलग अलग स्थानों में रहने लगे। तीनों पुत्र, बड़े भाई का नाम जयचंद था, जिसने ठियोग ठकुराई की नींव डाली। दूसरे भाई भूपचंद ने मधान ठकुराई की नींव डाली।
तीसरे भाई जनजान चंद ने घुंड ठकुराई की स्थापना की। ये तीनों ठकुराइयाँ क्षेत्रफल, जनसंख्या और आय की लिहाज से बहुत छोटी थी। सदा ही क्योंथल की करद ठकुराई रही। 1810 से 15 तक ठियोग गोरखों के कब्जे में रहा। 1815 में जब गोरखों को अंग्रेजों ने भगा दिया तो ठियोग को क्योंथल के नियंत्रण में रखा गया। कृष्णचंद्र ठियोग रियासत के अंतिम शासक थे। ठियोग रियासत भारत में विलय होने वाली हिमाचल प्रदेश की पहली रियासत थी। मधान, घुंड और ठियोग तीनों रियासत की उत्पत्ति एक ही राजवंश द्वारा की गई। मधान की स्थापना जयपुर के राजपूत चंदेल भूपचंद ने की थी। प्रारंभ में ठकुराइयाँ कुमारसेन के अधीन रही, परंतु बाद में मधान के ठाकुर भूप सिंह के समय में क्योंथल के राणा ने इसे कुमारसेन में से जीत कर अपने अधीन कर लिया। इस पर राज कर लगा दिया, मतलब राज टैक्स लगा दिया, स्टेट टैक्स लगा दिया। अन्य ठकुराइयों की तरह इस ठकुराई पर भी गोरखों ने 1810 में अधिकार कर लिया था और 1815 में अंग्रेजी सरकार ने मधान को क्योंथल के अधीन कर दिया। 15 अप्रैल 1948 को मधान को ठियोग के साथ मिलाकर ठियोग तहसील बना दी, जो तत्कालीन महासू जिले का हिस्सा थी तथा अब शिमला जिले का हिस्सा है। घुंड की बात करेंगे। घुंड की बुनियाद ठियोग और मधान के संस्थापकों के सबसे छोटे भाई जनजान चंद ने डाली। यह ठकुराई भी क्योंथल की ही करद ठकुराई थी। गोरखा युद्ध की समाप्ति कर सरकार ने इस ठकुराई को पुरानी परंपरा के अनुसार क्योंथल के ही अधीन रखा। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश बनने पर घुंड को ठियोग तहसील में मिला दिया गया, जो तत्कालीन महासू जिले का हिस्सा बनी तथा अब शिमला जिले में स्थित है। सारी की स्थापना 12वीं शताब्दी में 1195 ईस्वी में 1195 ईस्वी में मूलचंद ने की थी। रोहड़ू क्षेत्र सारी तहसील रियासत का भाग था। पूर्ण सिंह अंतिम शासक था जिसकी मृत्यु गोरखों से लड़ाई लड़ते हुई थी। 1864 में सारी को बुशहर के साथ मिला दिया गया। कोटखाई की बात करेंगे। कोटखाई रियासत की स्थापना कुमारसेन के अहिमाल सिंह ने की थी। कोटखाई कुमारसेन, कुल्लू और बुशहर की जागीर रही। गोरखा ब्रिटिश युद्ध 1815 के बाद कोटखाई राणा रणजीत सिंह को दी गई तथा कोटगढ़ अंग्रेजों ने स्वयं अपने पास रखी। करांगला ठकुराई की बुनियाद भी कुमारसेन के संस्थापक कीर्ति सिंह के वंशज के संसार चंद नाम के व्यक्ति ने डाली थी। आकार प्रकार में बहुत छोटा होने के कारण अधिकांश समय यह बुशहर की करद ठकुराई रही। 19वीं शताब्दी के आरंभ में यह बुशहर के विलीन हो गई। अब यह हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है। भड़ोली, यह ठकुराई कोटखाई और बलसन के मध्य थी। गोरखा आक्रमण से पूर्व यह ठकुराई कुमारसेन की करद ठकुराई थी, परंतु बाद में गोरखों ने इसे अपने अधिकार में लिया। गोरखा युद्ध के बाद अंग्रेज सरकार ने जब ठकुराइयों के लिए कोई हकदार न पाया तो उन्होंने इस क्षेत्र को हिंदूर के राजा राम शरण सिंह को गोरखा युद्ध के समय सहयोग देने के लिए उसे 20 अक्टूबर 1815 को एक सनद द्वारा यह क्षेत्र दिया गया। राजा राम शरण सिंह को लोगों के उपद्रवी होने तथा हिंदूर से बहुत दूर होने के कारण वहां का प्रशासन चलाना कठिन कर दिया। इसलिए राम शरण सिंह ने भड़ोली का इलाका वापिस अंग्रेज सरकार को लौटा दिया। अंग्रेज सरकार ने इस ठकुराई को 8,500 रुपये के पड़ोस के राणा बलसन को बेच दिया। अब उसके बाद जो शिमला पहाड़ी राज्यों में बेट, बेगार, रीत की प्रथा, ये मेंस में भी क्वेश्चन आता है तो इसको देख लेते हैं। बेगार, अब वैतनिक श्रम की बात करेंगे, उसे बेगार कहते थे। बेगार एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ है ऐसी प्रथा जिसमें श्रमिक को मालिक की मुफ्त सेवा करने के लिए मजबूर किया जाता था, उसे बेगार कहते थे। ठीक है, बेगार करने के लिए मजबूर किया जाता था, मतलब बेगार एक फारसी शब्द था जिसका अर्थ एक ऐसी प्रथा जिसमें श्रमिक को मालिक की मुफ्त सेवा करने के लिए मजबूर किया जाता था। कृषि कार्य में लगे सभी लोग राज्य या सरकार की जरूरत के समय अपने श्रम का एक हिस्सा योगदान देने के लिए बाध्य थे, जो कि कार्यकाल की एक शर्त थी। उस समय के साथ यह प्रथा एक सामाजिक मानदंड में विकसित हुई जिसमें लोगों को जमींदार को बेगार देने के लिए बाध्य किया गया। सनद के बाद पहाड़ी राज्यों को भी अंग्रेजों के लिए
बेगार की व्यवस्था करनी पड़ी। इस प्रकार बेगार प्रणाली में अक्सर न केवल भूमि राजस्व का दायित्व शामिल होता था, बल्कि इसमें भार ढोना और राज्य के कर्तव्यों को पूरा करना भी शामिल था। बेगार का उन्मूलन एक अमेरिकी मिशनरी शैमुअल इवान स्टोक्स ने 1904 में शिमला हिल्स पहुंचे और उसने क्या किया, उनके नेतृत्व में शिक्षित व्यक्तियों के एक समूह ने एक अनौपचारिक सतर्कता समिति की स्थापना की। उन्होंने शिमला हिल स्टेट के अधीक्षक ACI, ठीक है, ACE एलियट को एक याचिका प्रस्तुत की, जिसमें बेगार मजदूरों के लिए मजदूरी दोगुनी करने की वकालत की गई। इन ठोस प्रयासों के परिणामस्वरूप 2 साल के भीतर मजदूरी दरें दुगनी हो गई। उसके बाद क्या होता है, स्टोक्स के अथक प्रयासों की बदौलत 1921 में शिमला में एक शोषणकारी व्यवस्था को खत्म कर दिया गया। हिमाचल प्रदेश में कई कृषि आंदोलन जैसे दुज्जम, पजौता, डोडरा और कुवार में विद्रोह ने बेगार व्यवस्था का सीधा सामना किया। बेट प्रणाली क्या थी? भूमि को नियंत्रित करने का एक और अनुचित तरीका कहलाता था। यह प्रणाली बेठू चिन्हित व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती थी, जो आमतौर पर निचली जाति का सदस्य होता था। कुछ जमीनों पर खेती करने के अधिकार के बदले में लोगों को व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान करने के लिए बाध्य किया जाता था। ये जमीनें आमतौर पर सबसे अच्छी होती थी, जैसे सोहल, बासा या लाना, जो अक्सर शासकों या जागीरदारों और कभी-कभी उनके रिश्तेदारों के स्वामित्व में होती थी। बेठू को जो काम करने होते थे उनमें शासक के दरबार में लकड़ी और घास इकट्ठा करना, ले जाना, राजकीय भवनों पर प्लास्टर करना, पनचक्की की देखभाल करना, शासक की यात्राओं के दौरान पालकी सेवा प्रदान करना और बहुत कुछ शामिल था। जमीन के एक छोटे से टुकड़े के अलावा बेठू को थोड़ी यात्रा में भोजन, आमतौर पर दिन में 2 या 3 बार हर साल, कपड़ों का एक सेट और रहने के लिए एक छोटा सा घर मिल सकता था। हालांकि यह सिर्फ बेटू नहीं था, उनके पूरे परिवार को मालिक के लिए काम करना पड़ता था। रीत क्या होती थी? रीत मैदानी इलाकों में प्रचलित एक प्रथा के विपरीत, जहां दुल्हन का परिवार आमतौर पर दूल्हे के परिवार को दहेज देता था। पहाड़ों में शादी में एक अलग परंपरा का पालन किया जाता था। यहाँ दूल्हे के परिवार द्वारा दुल्हन के परिवार को नगद उपहार देना आम बात थी। हिमाचल प्रदेश में इस व्यापक प्रथा को स्थानीय रूप में रीत कहा जाता था। रीत शब्द का शाब्दिक अर्थ है एक प्रथा। कुछ लोगों के लिए यह विवाह के रूप का प्रतीक था, जबकि अन्य के लिए यह अनिवार्य रूप से शादी के दौरान किए जाने वाला भुगतान था। 1888 से 99 में मैकनाब ने कहा कि रीत औपचारिक समारोह के बिना एक अस्थायी विवाह का प्रतिनिधित्व करता है। अगर महिला किसी दूसरे पुरुष से शादी कर लेती है तो इसे भंग किया जा सकता है और नया पति लड़की के माता पिता या पिछले पति को मूल राशि वापस कर देगा। अब शिमला जिले के मेले की बात कर लेते हैं। भराड़ा मेला। कुमारसैन के पास मई में भराड़ा मेला लगता है। कोटेश्वर देवता को मेले में लाया जाता है और बकरियों की बलि दी जाती है, जिस पर 2014 में हाईकोर्ट ने प्रतिबंध लगा दिया। भोज मेला, यह नवंबर में रोहड़ू तहसील के गोमा तथा अन्य गांवों में लगता है। यह देवता किलबालू के सम्मान में 3 दिन तक लगता है। लवी मेला या रामपुर में नवंबर महीने में व्यापारिक मेला है। किन्नौर के गद्दी सर्दियों शुरू होने से पहले गर्म इलाकों की तरफ बढ़ते हैं और मार्ग में रामपुर में अपनी ऊनी मेवे और औषधीय जड़ी बूटी उत्पादन बेचने के लिए रुकते हैं। महासू यात्रा। यह महासू गांव में लगता है। हलोग में पत्थर का खेल होता है। यह मेला नवंबर में दिवाली के दूसरे दिन लगता है। इस मेले में 2 गुट एक दूसरे पर तब तक पत्थर बरसाते जब तक किसी भी एक प्रतिभागी के जख्म से खून ना निकल जाए। यह खून अकाली मां को चढ़ाया जाता है। सिप्पी मेला, यह मेला सिप्पी देवता के सम्मान में मई महीने में मसोबरा के नीचे सिप्पर में लगता है। ग्रीष्म उत्सव, यह प्रतिवर्ष शिमला में मई महीने में लगता है। शीत ऋतु खेलकूद मेला, यह शिमला एशिया का एकमात्र स्थान है जहाँ प्राकृतिक आइस स्केटिंग रिंग, नेचुरल आइस स्केटिंग रिंग है। रोहड़ू मेला अप्रैल में देवता सिकड़ू के सम्मान में लगता है। यह व्यापारिक मेला है। शिमला राजधानी की बात कर लेते हैं। शिमला का नाम श्यामला शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ है नीले घर, जिसे जाखू में एक फकीर ने नीले स्लेट से बनाया था। दूसरी कथा के अनुसार शिमला का अर्थ नीली नारी अथवा देवी काली पुराने समय में जाखू पहाड़ी पर रोथनी कैसल के
निकट देवी को समर्पित एक मंदिर था। बाद में अंग्रेजों के समय में उस मूर्ति को वर्तमान कालीबाड़ी में स्थापित किया गया। शिमला शहर कई पहाड़ियों और आपस में जुड़ी हुई चोटियों पर फैला हुआ है, जिनमें प्रमुख पहाड़ियां शामिल हैं। जाखू की बात करेंगे, हाइट कितनी है इसकी? 8050 फीट की ऊंचाई पर है। एलिसीजियम हिल्स 7400 फीट की ऊंचाई पर है। प्रोस्पेक्ट हिल 7140 फीट। ऑब्जर्वेटरी हिल्स 7050 फीट की ऊंचाई पर है। समर हिल 6900 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। बैटनी पहाड़ी और इबेरियम पहाड़ी। शिमला के बारे में पहला वर्णन स्कॉटिश अधिकारी दो भाइयों ले पैट्रिक और अलेक्जेंडर गेरार्ड की डायरियों में मिलता है। उन्होंने बताया कि यह क्षेत्र क्योंथर रियासत का भाग था। अंग्रेजों का इस क्षेत्र से संबंध सिख और गोरखा युद्ध था 1814 से 15 में अंग्रेज गोरखा युद्ध के बाद ही विकसित हुआ। ब्रिटिश सेना ने सर डेविड ऑक्टरलॉनी के अधीन आई तथा बड़ी संख्या में पहाड़ी राजा गोरखा के विरुद्ध उनके साथ मिल गए। गोरखा हार गए और संगोली की संधि करने पर विवश हो गए। 1819 में तत्कालीन सह राजनीतिक एजेंट ले रॉस ने लकड़ियों का बना कुटीर पहला अंग्रेज निवास स्थान बनाया। उसके बाद चार्ल्स पट कैनेडी ने 1822 में एक पक्का घर बनाया जिसे कैनेडी हाउस कहा जाता है। भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड अमहर्स्ट पहला गवर्नर जनरल बना जो 1827 में पहली बार आया शिमला और कैनेडी हाउस में ठहरा। यहाँ उसने यह प्रसिद्ध पंक्ति कही, चीन का सम्राट और मैं आधी मानव जाति पर शासन कर चुके हैं और तब भी हमें नाश्ता करने का समय मिलता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1832 में शिमला आया और उसने पहाड़ी चोटी पर निवास स्थान बनाया जिसे बैटिंग का किला कहा जाता है। 1838 में गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड शिमला आया। पंजाब पर विजय के दौरान डलहौजी ने 3 लगातार गर्मियां 1849-51 शिमला में बिताई। वह किन्नौर के दूर दराज के क्षेत्र चीनी भी गया, जिसके कारण हिंदुस्तान और तिब्बत सड़क मार्ग का निर्माण हुआ। मार्ग का पहला हिस्सा 1850-51 में बना तथा मार्ग पर पहला पहिया वाला वाहन 1860 में चलाया। ब्रिटिश राज के दौरान 2 स्थानीय समाचार पत्र हिमालयन एडवर्टाइज और शिमला एडवर्टाइज प्रकाशित हुए। 1851 से 52 में संजौली बाजार में 560 फुट लंबी सुरंग बनाई गई जिसे आज ढली टनल के नाम से जाना जाता है। वर्तमान समय में इसी के साथ एक और टनल बनाई गई है। डलहौजी के समय में भारतीय सेना का सेनापति सर चार्ल्स नेपियर था। उसने 1849 की गर्मियां शिमला वर्नेस कोर्ट में बिताई थी। डलहौजी के शासनकाल में शिमला का आयुक्त और अधीक्षक एडवर्ड 1857 से 52 था। उसने मानवाधिकार के विरुद्ध बेगार प्रथा को खत्म कर दिया, परंतु यूरोपियन समुदाय के दबाव में उसके बाद विलियम हे के काल में इसे दोबारा शुरू किया गया। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। 1860 में लॉर्ड कैनेडी छोटे दौरे पर शिमला आया। उसका उत्तराधिकारी लॉर्ड एलिगन पहला वायसराय था जो पिटरॉप में ठहरा था। 1863 में इसकी मृत्यु हुई। जॉन लॉरेंस को 1863 में नया वायसराय नियुक्त किया गया। जॉन लॉरेंस के समय में 1864 में शिमला भारत की ब्रिटिश राज की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई। 1876 में लॉर्ड लिटन और लेडी लिटन पहली बार शिमला आए। उन्होंने सरकारी अधिकारी निवास पिटरॉफ में वास किया, परंतु वह अपना उस स्थान से खुश नहीं थे, तो उसने 1877 में ऑब्जर्वेटरी हिल्स के सम्मेलन में नए वास स्थान के लिए जगह चुनी। 1883 में सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी A.O. ह्यूम ने अपने निवास स्थान रुथनी कैसल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का विचार प्रस्तावित किया। 1892 में इंग्लैंड से लौट गए, लेकिन कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने के लिए 2 साल बाद वापस भारत आए। 1899 से 1905 में लॉर्ड कर्जन ने मुख्य इंजीनियर मिस्टर H.S. हैरिंगटन की देखरेख में कालका शिमला रेलवे लाइन के कार्य को जल्द समाप्त करने में रुचि दिखाई। यह लाइन की लंबाई 96 किलोमीटर अथवा 60 मील है। इसमें 103 सुरंगें हैं। बड़ोग सुरंग सबसे लंबी है। उस रेल लाइन पर आवाजाही 31 मार्च 1889 को शुरू की गई और यात्री ट्रेन 9 नवंबर 1903 में शुरू की गई। लॉर्ड कर्जन के समय के दौरान 1905 में
बेसिंगटन टेनिस कोर्ट के पास चोटी के नीचे एक सुरंग का निर्माण किया गया जो लोअर बाजार में खुलती है। वायसराय लॉर्ड मिंटो के समय में मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल उससे मिलने शिमला आया, जहां पर 1906 में मुस्लिमों के लिए संवैधानिक पृथक मतदान की मान्यता प्रदान की और जिसे बाद में 1909 में मिंटो माले सुधार के रूप में लागू किया गया। महत्वपूर्ण स्थान और इमारतें। अन्ना डे कन्या विश्वविद्यालय सुबाथु के लिए पैसा जुटाने के लिए पहला मनोरंजन मेला सितंबर 1833 में अन्ना डेल में आयोजित किया गया। वायसराय रीगल नृत्य 24 मई 1839 को रानी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में अन्ना डेल में किया जाता है। 1888 में सर मोर्टिमर डुरंड ने डुरंड फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1919 में 1919 और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसमें व्यवधान आया और 1940 का आयोजन स्थल दिल्ली में स्थानांतरित किया। क्राइस्ट चर्च शिमला, इसका डिजाइन J.T. बोयेलू ने किया था। कलकत्ता के विश्व रिब डैनियल विल्सन ने 1847 में इसका शिलान्यास किया था। गंज बाजार 1848 में एडवर्ड ने एक बाजार नियोजित किया जिसे गंज का नाम दिया गया। बारन्स कोट यह लगभग 1830 में बनाई गई थी। यह 6 सेनापतियों का ग्रीष्मकालीन निवास था जिसमें पहला था सर एडवर्ड वर्नर। बाद में इस इमारत में भूतपूर्व पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर का निवास रहा। 1881 में पिट्रॉप चलने के बाद यह हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का अस्थायी निवास है और वर्तमान में यहाँ पर पिट्रॉप है ना। नहीं सॉरी, यहाँ पर नहीं है। रोथनी कैसल यह भारतीय कांग्रेस के निर्माता वही उनका निवास स्थान था जो अब आलीशान होटल में बदल दिया गया। बोनी मून यह कर्नल रॉबर्ट टेलर द्वारा स्थापित शिमला का संग्रहालय है। वाइस रीगल लॉज ऑब्जर्वेटरी हिल्स पर स्थित इस लॉज को लॉर्ड डफरिन के समय में ब्रिटिश वास्तुकार हेनरी इरविन ने डिजाइन किया था। इसका निर्माण 1880 में शुरू हुआ और 1888 में पूरा हुआ। लॉर्ड डफरिन ने 23 जुलाई 1888 में इस लॉज में पहली बार रहना शुरू किया। भारत को आज़ादी मिलने के बाद भवन का नाम बदलकर राष्ट्रपति निवास भवन निवास कर दिया गया। इसका इस्तेमाल भारत के राष्ट्रपति के लिए ग्रीष्मकालीन निवास स्थल के रूप में किया गया। डॉक्टर एस राधाकृष्ण ने इसे उच्च शिक्षा के केंद्र में बदलने का फैसला लिया। राष्ट्रपति ग्रीष्मकालीन निवास स्थल को यहाँ से शिमला के बाहरी इलाके छराबड़ा में स्थित द स्ट्रीट नामक भवन में स्थानांतरित कर दिया। भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान पहली बार 6 अक्टूबर 1964 को एक सोसाइटी के रूप में बनाया गया। संस्थान का औपचारिक उद्घाटन 20 अक्टूबर 1965 को प्रोफेसर एस राधाकृष्णन ने किया था। प्रख्यात इतिहासकार प्रोफेसर निहार रंजन ने रे को संस्थान का पहला निदेशक नियुक्त किया। पिट्रॉप यह चौड़ा मैदान में स्थित है। ब्रिटिश राज में भारत के वायसराय का निवास था। लॉर्ड एलिगन पहला वायसराय था जो 1863 में इसमें रहा। स्वतंत्रता के बाद इस इमारत को पंजाब उच्च न्यायालय बनाया गया। यहीं पर 1848 से 49 में नाथूराम गोडसे का मुकदमा चला। जब हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला तब इमारत राजभवन बन गई और 1881 में दुर्भाग्यवश यह इमारत जल गई और 1991 में पुनर्निर्मित हुई। अब यह हेरिटेज लग्जरी होटल है, पिट्रॉप जिसे कहते हैं। टाउन हॉल यह रिज पर स्थित है। इसका निर्माण 1888 में पूरा हुआ। इसका डिजाइन हेनरी इरविन ने बनाया था। द गेटी थिएटर यह पहले 5 मंजिला इमारत थी, बाद में 3 मंजिला किया गया। यह 1887 में महारानी विक्टोरिया की जयंती वर्ष पर गेटी थिएटर खोला गया। इसमें पहला नाटक हास्य नाटक टाइम विस्टेल थी। रिपन हॉस्पिटल इसका डिजाइन भी हेनरी इरविन ने बनाया था। यह इमारत 1885 में डफरिन ने खोली थी। वर्तमान में इसका नाम दीनदयाल उपाध्याय क्षेत्रीय अस्पताल है। विधानसभा इमारत था काउंसिल चैम्बर। इसका निर्माण 1925 में हुआ। इसे लॉर्ड रेनी ने शुरू किया था। हिमाचल धाम ब्रिटिश राज में इसे विदेशी कार्यालय इमारत कहा जाता था। यह 1857 में आग में नष्ट हो गई थी। बिस्पन कॉटन स्कूल इसे बिस्पन कॉटन ने शुरू किया। इसका शिलान्यास जॉन लॉरेंस ने जतोग में 1863 में किया था। इसे 1886 में शिमला इसके वर्तमान स्थान पर लाया गया। 1840 में शिमला नगर पालिका इसका निर्माण 1852 में हुआ। उपायुक्त को इसका पदानुसार इसका चेयरमैन नियुक्त किया गया। 1871 में शिमला को 1867 के विधेयक के तहत प्रथम श्रेणी नगर पालिका का दर्जा दिया गया। हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1878 के तहत नगर पालिका शिमला का स्थान बाद में नगर निगम ले लिया गया। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय सुशासन का पिता कहा जाता है। मई
मई 1882 में उसके शासनकाल के संकल्प में म्युनिसिपल गवर्नमेंट ने नए प्रयोग की नींव रखी और चुनाव हुए। आइस स्केटिंग रिंग, यह रिंग 1920 में के आसपास ब्लेसिंगटन द्वारा शुरू किया गया। यहाँ पर सर्दियों में प्राकृतिक रूप से रिंग तैयार किया जाता है। गॉर्टन कैसल शिमला में स्थित एक विरासत स्मारक है जो औपनिवेशिक युग के समय में बनी हुई इमारत है और एक सदी से पुरानी भी है। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में महालेखा का कार्यालय है जो एजी ऑफिस है, जो भारत के औपनिवेशिक अतीत के समृद्ध इतिहास और विरासत को दर्शाता है। यह स्मारक न्यू गॉथिक वास्तुकला को दर्शाता है। 1904 में निर्मित महल के डिजाइन का श्रेय सर बीटन जैकब को दिया जाता है, जिन्हें अपने समय के सबसे बेहतरीन ब्रिटिश वास्तुकारों में से माना जाता था। विक्ट्री टनल, 1945 में अंग्रेजों ने द्वितीय विश्व युद्ध के विजय की याद में शिमला में विक्ट्री टनल का निर्माण करवाया। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन और शिमला, 1919 के रॉयलेट एक्ट और जलियांवाला बाग त्रासदी के बाद एक अमेरिकी मिशनरी शैमुअल इवान स्टोक ने सरकार के विरुद्ध कड़े कदम उठाए। उसने शिमला में बेगार प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई, जिसमें किसानों को सामान उठाकर कुली वाला काम मुफ्त में करवाया जाता था। 1921 में शिमला में बेगार प्रथा समाप्त हो गई। सैमुअल इवान स्टोक कई बार गांधी जी से मिले और 1920 में कांग्रेस अधिवेशन में भी भाग लिया। 26 अप्रैल 1930 में विट्ठल भाई पटेल, जो विधानसभा के अध्यक्ष थे, ने शिमला आकर 27 अप्रैल को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जब वह एक विशाल भीड़ को एडवर्ड गंज में संबोधित कर रहे थे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बाल भारत सभा, भगत सिंह की पंजाब नौजवान भारत सभा की तर्ज पर इसे 1928 में बनाया गया था। इसके निर्माता एक सूद व्यापारी दीनानाथ थे, जिन्हें आंधी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पुलिस ने से पूछताछ के दौरान उन्होंने अपना नाम आंधी सन ऑफ गांधी का बताया। 1 जून 1938 को शिमला में हिमालयन रियासत प्रतिनिधिमंडल की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष पंडित पद्मदेव थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। शिमला 1942 से 45 तक बर्मा की निर्वासित सरकार का मुख्यालय रहा। ये भी पूछा जाता है। 1935 में लॉर्ड बेवल की अध्यक्षता में शिमला सम्मेलन आयोजित किया गया। महात्मा गांधी ने इसमें भाग लेने से इनकार कर दिया, परंतु वादा किया कि जिस समय इसे कार्यान्वित किया जाएगा तो वे शिमला आएंगे। 1940 में शिमला में कैबिनेट मिशन की मीटिंग हुई। इसमें निर्णय लिया गया कि देश को विभाजित किया जाएगा और पंजाब और बंगाल की 2 सीमा आयोग सर रेडक्लिफ की अध्यक्षता में बनाए गए। 1971 में शिमला भारत पाकिस्तान समिट 1971 के युद्ध के बाद का स्थान बना। दोनों देशों में प्रतिनिधियों के बीच औपचारिक और अनौपचारिक वार्ता एलर्जली सचिवालय वारनेस कोर्ट हिमाचल भवन में हुई और 1972 में शिमला और पाकिस्तान के बीच में शिमला पैक्ट हस्ताक्षरित हुआ। शिमला में महात्मा गांधी, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कई बार शिमला आए। वहां विभिन्न मामलों में वायसराय ने मिले और शिमला में कई मीटिंग्स में भाग लिया। पहली यात्रा 12 मई 1921 को महात्मा गांधी वायसराय लॉर्ड रीडिंग 1921-26 में मिलने आए शिमला आए। उन्होंने ईदगाह मैदान में लोगों को भाषण दिया। समर हिल में शांति कुटीर में पंडित मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय के साथ ठहरे। दूसरी यात्रा 1931 महात्मा गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और ब्रिटिश सरकार के बीच शांति संबंधी कृत्यों के उल्लंघन के संबंध में शिमला में लॉर्ड बिलिंगटन 1931-36 में मुलाकात की। तीसरी यात्रा लॉर्ड बिलिंगटन से चर्चा के लिए महात्मा गांधी जुलाई 1931 में फिर से शिमला आए। चौथी यात्रा अगस्त 1931 में महात्मा गांधी वायसराय लॉर्ड बिलिंगटन से बात करने और जॉर्ज सस्टर के साथ नमक कानून पर चर्चा करने के लिए शिमला आए। पांचवी यात्रा 4 और 5 सितंबर 1939 को महात्मा गांधी समर हिल में राजकुमारी अमृता कौर के घर मनोर विला गए। छठी यात्रा उन्होंने 26 सितंबर 1939 को फिर से शिमला का दौरा किया। सातवीं यात्रा 28 जून 1940 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो को 1936 से 44 तक जो वायसराय थे के साथ द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में भारत की भूमिका पर चर्चा करने की शिमला का दौरा किया। 8वीं यात्रा 27 से 30 सितंबर 1940 के दौरान महात्मा गांधी ने शिमला का दौरा किया और वायसराय को बताया कि युद्ध भारतीय जनता पर थोपा जा रहा है। 9वीं यात्रा की बात करेंगे। 13 जून से 17 जुलाई 1945 तक महात्मा गांधी ने नए संविधान बेबल योजना की तैयार करने
के लंबित रहने तक गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के पुनर्निर्माण के लिए भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड बेबल जो 1944 से 47 तक द्वारा शिमला में बुलाई गई कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। 10वीं यात्रा 2 से 14 मई 1946 के दौरान महात्मा गांधी ने शिमला में कैबिनेट मिशन में भाग लिया और क्रिप्स मिशन पर चर्चा की। तो ये हमने शिमला डिस्ट्रिक्ट देख लिया। ठीक है, शिमला डिस्ट्रिक्ट हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट हम सोलन डिस्ट्रिक्ट कवर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।